मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित क्षेत्र में जाना पहचाना एक ऐसा पत्रकार था जिसकी जान पहचान छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि इंडिया के कई नेशनल टेलीविज़न के कई पत्रकारों के साथ भी उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि जब भी कोई दिल्ली से पत्रकार छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने जाता था तो बिना मुकेश चंद्राकर से मिले वह रिपोर्टिंग नहीं करते थे। यानी कि मुकेश चंद्राकर उन सभी पत्रकारों को की काफ़ी मदद करते थे, लेकिन एक ऐसे होनहार पत्रकार की नए साल के पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी को उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी लाश एक सेप्टिक टैंक में से बरामद की जाती है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश कुमार। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह वही मुकेश चंद्राकर है जो साल 2021 के अंदर चर्चा में आए थे, जब वह नक्सलियों के पास से एक सीआरपीएफ जवान जिसको नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, नक्सलियों से छुड़वाकर वापस लाए थे। मुकेश चंद्राकर चंद उन लोगों में से एक था जिनकी जान पहचान नक्सली प्रभावित क्षेत्र यानी कि बस्तर के जो जंगल थे उनके अंदर तक उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान होती है। इस घटना ने मुकेश चंद्राकर को काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। यहाँ तक कि जब भी नक्सलियों से कोई बातचीत करना होता था पुलिस को या फिर सरकार को, तो बिना मुकेश चंद्राकर के यह काम संभव नहीं होता था, क्योंकि मुकेश चंद्राकर के नक्सलियों से काफ़ी अच्छे और मजबूत संबंध थे और वह सरकार या फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच जो भी बातचीत या सुलह का काम होता था तो वह काम मुकेश चंद्राकर ही करवाते थे। एक ऐसे पत्रकार की लाश सेप्टिक टैंक में मिलने से हड़कंप मच जाता है। मीडिया में भी इस बात को काफ़ी उठाया जाता है। साथ ही साथ नेशनल मीडिया भी इस घटना की काफ़ी निंदा कर रहा है कि कैसे कोई इस तरह के सच्चे और ईमानदार पत्रकार का मर्डर कर सकता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इस घटना की निंदा की है। साथ ही साथ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने की भी मांग की है। बीजापुर और रायपुर के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी मुकेश को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि मुकेश चंद्राकर की मौत कैसे हुई, किसने की और उनकी लाश को सेप्टिक टैंक तक कैसे पहुंचाया गया। मुकेश चंद्राकर की अगर हम बात करें तो उनकी आयु 29 साल की थी और उनकी जो पढ़ाई है वह छत्तीसगढ़ में ही बस्तर संभाग में हुई थी। बचपन में ही उनके माता पिता उनसे बिछुड़ गए थे, यानी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। उनका एक भाई होता है जिनका नाम युकेश चंद्राकर होता है और वह भी पत्रकार ही है। मुकेश चंद्राकर बासागुड़ा गांव के रहने वाले थे। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि यह वही नक्सली प्रभावित गांव है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आंदोलन के समय उजाड़ दिया था और 3 साल तक इसके आसपास के बहुत सारे गांव भी वीरान पड़े थे। काफ़ी टाइम बाद 2009 में इस गांव को फिर से बसाया गया था, यानी कि यह एक तरीके से नक्सली प्रभावित जो क्षेत्र है उस एरिया से यह पत्रकार आता है। इसी वजह से उनकी जो जान पहचान है वह नक्सलियों से होती है और सरकार के बीच और नक्सलियों के बीच यह कई बार मध्यस्थता भी करवा चुके हैं। मुकेश चंद्राकर देश के एक प्रतिष्ठित नेशनल टेलीविज़न में भी रिपोर्टिंग का काम करते थे। साथ ही साथ उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम बस्तर जंक्शन है। उनके इस यूट्यूब चैनल पर लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और पिछले 1 दशक से वह पत्रकारिता कर रहे थे और एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार के तौर पर वह लोगों के हक की आवाज़ उठाते थे। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने एक पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट एक नेशनल टेलीविज़न पर भी छपी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पीडब्ल्यूडी के एक ठेकेदार जिनका नाम सुरेश चंद्राकर होता है, इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजापुर के गंगालूर से नेलसनार तक बन रही सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी छपा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही 35 गड्ढे गिने जा सकते हैं। साथ ही साथ इस सड़क के निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी बेकार बताई गई है और यह जो पूरा प्रोजेक्ट है यह लगभग 120 करोड़ का बताया जा रहा है
और इस पूरे प्रोजेक्ट में 52 किलोमीटर की लंबाई वाली सड़क बननी थी। इसमें से 40 किलोमीटर तक सड़क निर्माण का जो काम है वह पूरा हो चुका था। जब इस रिपोर्ट को मुकेश चंद्राकर ने छापी तब जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने एक जांच कमेटी भी गठित की थी। रिपोर्ट में बीजापुर के जो कलेक्टर हैं संबित मिश्रा, उनका भी बयान छपा था कि कलेक्टर ने बताया था कि पीडब्ल्यूडी को गुणवत्तापूर्ण काम करने का आदेश दे दिया गया है। और बताया तो यह भी जा रहा है कि प्रोजेक्ट का पूरा होने से पहले ही 90% बजट भी ठेकेदार को दे दिया गया था। जब ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अपने खिलाफ ये रिपोर्ट देखते हैं तो वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये वही सुरेश चंद्राकर ठेकेदार हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी शादी में बताया जाता है कि 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इनका सरकार के कई नेताओं और अफसरों में जान पहचान बताई जाती है। अपनी इसी धाक की वजह से वह ऐसा कर पाते हैं। अब जैसे ही यह रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर देखते हैं तो बताया जाता है कि मुकेश चंद्राकर को सबक सिखाने की ठान लेता है। वह उनसे कई बार मिलने की कोशिश भी करता है लेकिन डायरेक्ट उसमें सफल नहीं हो पाता है और अपने छोटे भाई रितेश चंद्राकर को बोलता है कि आप मुझे मुकेश चंद्राकर से मिलवाओ। एक तरीके से रितेश चंद्राकर को यह काम दे दिया गया था कि आप मेरी मीटिंग मुकेश चंद्राकर से एक बार करवा दीजिए। रितेश चंद्राकर के बार बार कहने पर मुकेश चंद्राकर मीटिंग के लिए राजी हो जाता है और फिर मुकेश रितेश के साथ उसी जगह पर जाता है जहां पर उसकी लाश मिलती है। दरअसल जिस जगह मुकेश चंद्राकर की लाश मिली थी वह जगह भी उस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की ही बताई जाती है और उस जगह पर उसके जो मजदूर होते हैं वह रहते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जब वह उससे मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं होती है और फिर मुकेश चंद्राकर पर हमला किया जाता है। हमले में ठेकेदार का मुंशी रोमटेक और उसका जो भाई है रितेश चंद्राकर इस वारदात को अंजाम देते हैं। उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके सीने पे मारा जाता है और सिर में भी कुल्हाड़ी से मारने जैसी चोट के निशान भी मिले हैं। जब मुकेश चंद्राकर की मौत हो जाती है तो फिर उसकी लाश को इस एरिया में बने एक सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से सीमेंट कंक्रीट से ढक दिया जाता है। इधर मुकेश चंद्राकर का भाई युकेश चंद्राकर जब अपने भाई के फ़ोन पर कॉल करता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। भाई का फ़ोन कई बार स्विच ऑफ आता है क्योंकि कई बार वह रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो मोबाइल ऑफ करके रिपोर्टिंग करते थे। तो इस बात को युगेश चंद्राकर ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर जब वह दूसरे दिन फिर से अपने भाई को कॉल करने की कोशिश करते हैं तब भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। अब यहाँ पर योगेश को कुछ संदेह होता है कि कल से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद काफ़ी देर तक वह उसके दोस्तों को फ़ोन करता है, उनके यहाँ से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। फिर युकेश चंद्राकर पुलिस के पास मुकेश चंद्राकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जब पुलिस पर दबाव बनाया जाता है तो पुलिस इस मामले की खोजबीन करना शुरू करती है और मुकेश चंद्राकर की जो लोकेशन थी उसके हिसाब से पुलिस एक्शन में आती है। बताया जाता है कि मुकेश चंद्राकर की जो लास्ट लोकेशन होती है वह होती है जहां पर उसकी बॉडी मिली थी। तो पुलिस उस एरिया के कंपाउंड में जाती है और फिर वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जाता है। इसी बीच वहां पर बने एक सेप्टिक टैंक पर उसके भाई की नज़र जाती है और उस सेप्टिक टैंक पर संदेह पैदा होता है क्योंकि उसकी छत को अभी ताज़ा ही ढका गया था, यानी कि सीमेंट और कंक्रीट से उसको ढका गया था। फिर पुलिस जब उस सेप्टिक टैंक को तोड़ती है तो एकदम से ही चौंक जाती है क्योंकि मुकेश चंद्राकर की इस सेप्टिक टैंक में क्षत विक्षत बॉडी पड़ी हुई थी। आनन फानन में उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को अस्पताल भिजवाया जाता है, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि मौत से पहले गला दबाया गया था और उस पर उसके सिर पर भी काफ़ी गहरे घाव थे, किसी धारदार हथियार के घाव थे। जब पुलिस आगे छानबीन करती है तो पता चलता है कि मुकेश चंद्राकर ने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित एक रिपोर्ट छापी थी, जिसकी वजह से सुरेश चंद्राकर काफ़ी नाराज़ थे। इसी वजह से मुकेश चंद्राकर का मर्डर हुआ है। खैर, आगे का काम पुलिस का है, जो भी दोषी होगा उसको आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा तय है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है,
बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि कैसे एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार को उसकी पत्रकारिता का इनाम उसकी मौत के रूप में मिला। जय हिंद।